आप सुल्तानगंज विधानसभा से जनस्वराज से संभावित प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? और आप लोगों को जैसे बिहार बदलाव सभा भी चल रही है और लोगों को परिवार कार्ड भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो जहां आप बैठे हुए हैं ये दरियापुर दासपुर पंचायत का बॉर्डर है और सबसे पहले जितने पत्रकार बंधु हैं उसका स्वागत है हमारे इस पंचायत में। अब बिहार बदलाव की बातें हैं। कल मैंने एक सभा रखी है सजौड़ में, 3 बजे से एबटेड है, उसमें हज़ारों की भीड़ आएगी और हम लोग समाज से जनस्वराजी सीधा बात करते हैं कि आज जो व्यवस्थाएं हैं उसको परिवर्तन करने की ज़रूरत क्यों है। और हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि आप जनस्वराज को ही वोट कीजिए या जनस्वराज ही आपके लिए बेटर है। हम लोग अपने जनता जनार्दन पे, पब्लिक पे छोड़े हुए हैं कि पब्लिक किस तरह की एक्सेप्टेंस देती है। रही बात हमारी, आपने बोला कि मैं संभावित उम्मीदवार हूँ, निश्चित रूप से मैं संभावित उम्मीदवार हूँ, लेकिन पार्टी यदि विश्वास करती है और पार्टी यदि टिकट देती है तो मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं विगत 35 साल से, उसमें 5 साल का कार्यकाल हम लोग इसलिए निकाल देते हैं कि नीतीश जी का 2005 से 2010 का जो काल था वो गोल्डन काल था और उसमें निश्चित रूप से बिहार में विकास की बातें हुई थी। तो जो रेस्ट लालू जी के 15 साल का और नीतीश जी के 20 साल की बातें हैं, तो इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं और तभी हम लोग ये बोलते हैं कि 30 साल से जो बिहार में ये अराजकता फैली हुई है, लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो उसके लिए आप कैसे वोट करें। हम लोग समाज में ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनस्वराज ये कभी नहीं कहती है कि आप हमको वोट दे दें। अब जनता किस तरह से जनस्वराज को एक्सेप्ट करती है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनस्वराज का जो 5 विज़न है, तो क्या लगता है अगर जनस्वराज की सत्ता आती है तो क्या ये 5 विज़नों पर काम होगा? निश्चित तौर पे जो आप हमारे 5 विज़न में पलायन है सबसे प्रमुख मुद्दा। तो पलायन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अपने समाज में ये बात करते हैं कि पलायन क्यों हो रही है। तो इस पर बहुत विस्तृत बात करने की ज़रूरत है। चूँकि आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसको छोटे से शब्द में आपके साथ रख दें। तो हमारी पूंजी और बुद्धि के पलायन होने की वजह से जो आप गांव में देखते हैं कि अमुक बाबू का लड़का गुजरात चला गया, वो दिल्ली चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारे पूंजी और बुद्धि का भी पलायन हुआ है। तो जिस दिन हम लोग पूंजी और बुद्धि का पलायन रोक देंगे, स्वतः हमारे यहाँ से पलायन रुक जाएगी। और हमारे प्रणेता तो दबाव दे के बोलते हैं कि जाइए घर में अपने बच्चे को बता दीजिए कि आने वाले कार्तिक और अघन में जो छठ पूजा है उसमें जो हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग लौट के आएंगे, जो हड्डी गला रहे हैं कई फैक्ट्रियों में, वो जो लौट के आएंगे तो उसे हम लोग, हमारी जनस्वराज ये कोशिश करेगी कि वो लौट के 10-15 हज़ार के लिए बाहर नहीं जाए। तो उसके लिए हम लोगों का मुख्य है कि हम लोग पूंजी और बुद्धि के पलायन को रोकें ताकि हमारा पलायन स्वतः रुक जाए। देखिए, फैक्ट्रियाँ एक माध्यम हो सकता है पलायन रोकने के लिए, लेकिन फैक्ट्रियाँ एकमात्र साधन ही पलायन रोकने के लिए नहीं है। जिस दिन हमारी पूंजी और बुद्धि की पलायन रुक जाएगी, स्वतः हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान का पलायन बंद हो जाएगा और वो यहाँ आराम से 10 से 15 हज़ार रुपया कमा सकता है। अब दूसरा जो है वृद्धा पेंशन की बात, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जनस्वराजी आज 1.5 साल से इसके लिए चिल्ला रहे हैं कि वृद्धा पेंशन जो है 2,000 रुपया करना है। हम लोगों के दबाव में आके कहीं ना कहीं नीतीश जी घबराए और उस 400 रुपया का जो भिख स्वरूप पेंशन देता था उसको आज 1100 रुपया कर दिया। लेकिन हम जनस्वराजी वहीं पे रुकने वाले नहीं। यदि हमारी सरकार बनी तो इसी कार्तिक और अघन महीने में हमारे सारे बुजुर्ग, महिला पुरुष, हमारे सारे दिव्यांग भाई बहन, हमारी विधवा बहन और माताएं, सबों का पेंशन 2,000 रुपया कर दिया जाएगा ताकि वो परिवार पे दवाई के लिए तो कम से कम बोझ नहीं बने। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरी बात, आपने 5 बातें बताई थी, तीसरी बात है विश्वस्तरीय शिक्षा की। तो विजन जो है प्रशांत जी का और जनस्वराज का या हम लोगों के जैसे बुद्धिजीवियों का, कि हम लोगों की सरकार यदि आती है तो हर प्रखंड में, बिहार के हर प्रखंड में प्रत्येक साल एक स्कूल नेतरहाट टाइप का बनाया जाए जिसमें आवासीय विद्यालय हो। जब तक बच्चे, स्कूल की स्थिति नहीं सुधर जाती है, बगल अगल के कॉन्वेंट में हमारे समाज के लोग बच्चे को पढ़ाएं, उसकी सारी खर्च जनस्वराज भरपाई करेगी। उसका फ़ी होगा, स्कूल आने जाने का खर्च होगा, किताबें होगी, वो सारा जनस्वराज भरपाई करेगा। जिस दिन हम नेतरहाट टाइप का एक विश्वस्तरीय स्कूल बना लेंगे, 5 साल में 5 बनने हैं, तो यदि हमारी सरकार बनी, मैं विधायक बनूँ या न बनूँ, इस क्षेत्र में यानी सुल्तानगंज क्षेत्र में 10 नेतरहाट टाइप के विद्यालय हो जाएंगे।
एक नेतरहाट विद्यालय ने यदि 1500 IAS दिया है तो हमारे 10 विद्यालय में जोड़ के यदि हम ये काउंट करें कि 100 भी IAS इस सुल्तानगंज की धरती से निकल जाता है तो सुल्तानगंज में राकेश कुमार जैसे नेता का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो IAS कितना भी आलसी होगा, कितना भी घमंडी हो जाएगा, वो इतना अपने धरती के कर्ज के लिए कर जाएगा कि हमारे समाज का विकास हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो अहम चीज़ थी, शिक्षा, वही एक रास्ता है। देखिए भगवान की नियति देखिए, लोगों को लालटेन छाप मिलता है, तीर छाप मिलता है। हमारे पार्टी को ऊपर वाले ने स्कूल का बस्ता दिया, तो लालू जी और नीतीश ने जो हमारे बच्चे के कंधे पे बोरा बांधा था, हम जनस्वराजी उस बोरा को खोल के फेंकेंगे और बच्चे के कंधे पे स्कूल का बस्ता देंगे, जो मेरा छाप है। स्कूल का बस्ता ही गरीबी से निकलने का एक मूल मंत्र है। यदि शिक्षित हो गए हमारा बच्चा तो समाज का विकास हो जाएगा। अब है महिला पे सस्ती ऋण की बात। देखिए कितनी दुर्भाग्य है, अभी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 टकिया और बंधन बैंक वाले लोग आते हैं हमारे ही इसी दासपुर गांव में, वो एक समूह बनाता है जिसमें 15 या 20 महिलाएं होती हैं। न जाने कितना 30,000 40,000 जो भी लोन देता हो वो देता है। 52 सप्ताह मतलब 1 साल। 1 साल के लिए वो हमारी माताएं परेशान हो जाती है, हमारी बहनें परेशान हो जाती है। इस सप्ताह वो दे के गया, दूसरे सप्ताह में वो सोमवार हो, मंगल हो से एतवार तक जो भी दिन हो वो आएगा, आके हमारे जो माता बहनों ने लोन लिया है उसको कहता है कि आपका ये मतलब सप्ताह इतना होता है। यदि गलती से किसी दिन हमारे माता बहन के पास पैसा नहीं है, उसी समूह से, उसी हमारे माता बहन के समूह से हमारी जिस बहन के पास पैसा नहीं है उसको बेइज्जत कराया जाता है। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है। उसके लिए हम लोग जनस्वराज का परिकल्पना है कि हम अपने महिलाओं को 5 लाख तक का लोन 4% के दर पे देंगे, और वो 4% जब साल लगेगा तो बैंक फ़ोन करेगी कि आपका जो है इतना इंटरेस्ट हो गया। वो तंग करने नहीं आएगा। यदि 3 महीने तक नहीं दिया तो उसको मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये मैं एक जनस्वराज के मंच से बोल रहा हूँ, मैं अपने समाज से ये वादा करता हूँ, बैंक कभी भी वो इस लोन के लिए हमारे समाज को आके परेशान नहीं करेगा। और महिलाएं तो सजग है, यदि वो 1 लाख रुपया दुकान खोलने के लिए लेती हैं तो वो दुकान ही खोलेंगे। लेकिन हम पुरुषों का लाचारी है कि घर में यदि पैसा आ गया लाख रुपया तो हम अपने माँ से, बहन से, भाभी से, पत्नी से ये कहते हैं कि भाई हमको दे दो कुछ 1,000 रुपया, गुहाल चूड़ा है उसको छड़वा लें, हम तुमको लौटा देंगे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है, हमारे यहाँ की आय इतनी कम है कि हम लोग उसको नहीं लौटा पाते हैं। इसलिए एक सस्ती 4% ऋण की व्यवस्था की गई है। 10% जनस्वराज अपने गारंटी की तरफ से बैंक को देगी, 4% हमारे महिलाओं से देगी। अब है मनरेगा को हम लोग किस तरह से कृषि से जोड़ें। मनरेगा में जो आज आप लोग देख रहे हैं, मैं किसी पंचायती राज व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूँ। जो हमारे लोग यहाँ हैं श्रमिक, वो देखते होंगे कि बैंक से पैसा निकाल के आए, बाहर में लोग खड़े हैं, इतना तुम्हारा हुआ, इतना हमको तुम दे दो। इस चीज़ से मुक्ति दिलाने के लिए और 200 दिन की रोज़गार की गारंटी मज़दूरों को मिल जाए, इसके लिए हम लोग खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे ताकि मज़दूरों को 200 दिन का रोज़गार मिल जाए और हमारे किसानों को लेबर मिल जाए। और हम अपने परिप्रेक्ष्य में बता दें कि भगवान ने हमें ऐसे गोद में जन्म दिया, हमारे पिता को इस क्षेत्र में इतना प्यार मिला है। शायद वो कितना प्यार किए हैं अपने जनता से वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये महसूस कर रहे हैं कि जो जनता का प्यार उनके प्रति था वो प्यार जनता हमें दे रही है और हम उसके लिए गदगद हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं। क्या कमियां दिखी आपको इस, आप जो घूम रहे सुल्तानगंज विधानसभा में, क्या कमियां लगी? मैं 24 साल तक भारत सरकार का कंसल्टेंट था, मैं इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियरिंग छोड़ दिया। तो मैंने जो यहाँ देखा कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो ही आप आज देख रहे हैं ना। मनरेगा का ये भूमि सर्वे में आपने देखा होगा, आज जब आप बच्चे होंगे तो देखे होंगे 2 भाई लड़ रहा है, बाप और बेटा लड़ रहा है। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि माँ और बेटा, बहन और भाई लड़ रहा है संपत्ति के लिए। ये जो कुव्यवस्था फैली है इसको भी ख़त्म करना, और चुटकी में जनस्वराज आएगा। जनस्वराज के पास ऐसा मंत्र है, जमीन विवाद 90 दिन के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। ये हम लोगों का प्रथम लक्ष्य है। दूसरा है सजौर में हमारे यहाँ ही के एक मंत्री हुआ करते थे, अश्विनी चौबे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। हमारे सजौर में एक हॉस्पिटल है, उसके पास काफ़ी ज़मीन है। उसको क्या किया, ये लोगों ने फक्की वाले अस्पताल में बदल दिया, जहाँ की 24 घंटा डॉक्टर होते थे। आज की परिस्थिति क्या है, वो बंद रहता है, गाय और बकरियाँ उसमें बैठती है,
तो हमारा यदि मैं इस क्षेत्र से विधायक बनता हूँ तो प्रथम प्राथमिकता होगा कि अपने विधायकी का शपथ लेने के 90 दिन के अंदर उस हॉस्पिटल को चालू करवा दें और 5 साल के अंदर उसको 30 शैय्या का अस्पताल बना दें, ताकि प्राथमिक उपचार और प्राथमिक ऑपरेशन तो इस हॉस्पिटल में हो ही जाए। दूसरी है कि जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, आपने दरियापुर के पास देखा होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र, मेरे राधानगर चौक पे देखा होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र, तो मैं अपने पब्लिक से सीधा कमिटमेंट करता हूँ कि यदि मैं विधानसभा का सदस्य हुआ तो सारे उपकेंद्र में, स्वास्थ्य उपकेंद्र में 24 घंटा MBBS डॉक्टर का व्यवस्था मैं करवा दूंगा। क्योंकि मैं एक पदाधिकारी रहा हूँ, तो पदाधिकारी को कैसे निचोड़ा जाता है उस चीज़ को मैं जानता हूँ और मेरे प्रणेता भी जानते हैं कि पदाधिकारी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो सामने एक रोड देख रहे हैं आप, जो अब पहले तो नाथनगर से पवई तक जाती थी, अब वो कंझिया से पवई तक जाती है, कंझिया में 4 लेन में मिल जाती है। यदि मुझे सत्ता मिली तो इस इलाके के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको स्टेट हाईवे में कन्वर्ट करवा दूंगा। ये मेरा प्रथम लक्ष्य है, ताकि हमारे किसानों की आमदनी 10% बढ़ जाए। और जो 7 पंचायत हमारे बाढ़ से ग्रसित हैं, उस पंचायतों को यथाशीघ्र, देखिए बाढ़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाढ़ जो एक विभीषिका के रूप में, आप आज जाइए पैडमोनिया माल में, आज आप चले जाइए मतलब हमारे मुंथू में बाढ़ की पानियाँ आने लगी है, जमालपुर में चले जाइए, कल वो विभीषिका बन के आएगी। तो बांध बना देने से फ्लड कंट्रोल नदी का तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर से पानियाँ आती है वो हमारे उस गांव को डुबा देगा। तो हमारे प्रणेता का भी परिकल्पना है कि हम लोग वाटर ग्रिड सिस्टम का निर्माण करेंगे। आज जो जमालपुर डूब रहा है, उस जमालपुर के पानी से हमारा दरियापुर करते हैं, दासपुर पटे, इब्राहिमपुर पटे। दूसरा चीज़ है कि बुनकर, हमारे क्षेत्र में पैसे की इतनी आमदनी थी, एक बगल में मेरा राधानगर गाँव है, इब्राहिमपुर गाँव है, हरनत है, हमारे ही अमखोरिया पंचायत में कुछ बुनकर परिवार रहते थे, अब नहीं है वो लोग। तो वो लोग यहाँ के लिए मतलब वरदान थे, पैसे का इतना आना जाना था। आज वो बुनकर समाज खत्म हो चुका है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि बुनकर समाज का भी उत्थान हो। उसके लिए हमें जितनी भी कंधा लगानी पड़े, मैं बुनकर समाज के साथ खड़ा हूँगा और उसके सारे व्यवस्था को, जो आज पावर सिस्टम से जो डेवलप हो रहा है, कपड़े बनाने की विधि या सिल्क को लाने की विधियाँ, वो हम पावर सिस्टम से बना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उसको जनरेट करवा के एक मॉडल दूंगा, ताकि जो नाम बिहारी भागलपुर सिल्क का हमारे आसपास के इलाके में थे, वो पूरे विश्व में प्रख्यात हो। इसके लिए हमारी पूर्ण कोशिश है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैंने अभी अपने कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि मैं ऐसे गोद में जन्मा कि जिनको काफ़ी समाज स्वीकार करते हैं। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामबरन यादव है। 17 मई 2023 को वो दुनिया से सिधार गए। जाते समय उन्होंने बोला कि बेटा इस समाज का ख्याल रखना। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और जनस्वराज के लिए अपना समर्पण दे दिया। यही